जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में देखने वाले हैं। हमारा तीसरा पार्ट है। नहीं 2 वीडियो के पहले हमने बना दिया था। देखिए, हमने शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं इनका कैसे जन्म होता है। पहले कोई हर्यक वंश यानी जो है महाजनपद काल में कितने 3 वंश आते हैं। एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आता है। तो जो पहला कोई हर्यक वंश, उसके बारे में बताए। उसका संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार अलग है, बिंबिसार अलग है। तो क्या होता है? बिंबिसार। उसका लड़का कौन होता है? अजातशत्रु लड़का उदयन या उदयभद्र कहा जाता है। उसके बाद अनिरुद्ध आता है। अनिरुद्ध का लड़का मुंड आता है। मुंड का लड़का नागदासक का अंतिम सेनापति कौन होता है? शिशुनाग होता है। उसका लड़का कौन होता है? शिशुनाग लड़का नहीं होता। नागदासक का अंतिम सेनापति होता है। उसका सेनापति शिशुनाग ने ही उसकी यानी जो नागदासक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यह दयालु राजा था। जो है ये जो शिशुनाग वंश का जो है ये दयालु राजा था। इसने राजधानी कहाँ बनाई? इसने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली बनाई। कहाँ पर? वैशाली पर बनाई। और इन्होंने बहुत काम जो अपना काम किया है। क्या अवंतिका पर इन्होंने अधिकार करके जो मगध में मिलाया था, समझे। और देखिए बिंबिसार जो हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार। इन्होंने पहली बार सर्वाधिक किस पर ध्यान दिया था? यानी शासन व्यवस्था पर, जो शासन प्रणाली पर सर्वाधिक ध्यान दिया था, समझे। तो बिंबिसार ने दिया था। उसके बाद हम चलते हैं। देखिए यहाँ जो है ये क्या नाम, ये जो अवंतिका पर अधिकार इन्होंने किया और मगध में मिलाया। अब देखिए अवंतिका, इसका पुत्र कौन होता है? शिशुनाग का पुत्र कौन होता है? कालाशोक। ज्यादा सब योग नहीं रहे, बस मेन पॉइंट बता रहे। इसका जो लड़का होता है यानी शिशुनाग का लड़का कौन होता है? यानी इसका शिशुनाग का लड़का कौन होता है? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, समझे। इसका लड़का कौन होता है? क्या होता है? हमने लिखा है कालाशोक। कालाशोक जो है इसे क्यों कहा जाता है? देखिए कालाशोक इसे क्यों कहा जाता है? देखिए कालाशोक इसलिए इसे कहा क्योंकि ये काले जैसा एकदम काले रंग का था, इसीलिए इसे काकवड़ भी कहा जाता है। काकवड़ का अर्थ होता है काले रंग का या कौवे के समान। तो इसीलिए इसे काकवड़ भी कहा जाता है, समझिए। देखिए काकवड़ ये जो है क्या नाम, कालाशोक के समय ही दूसरी बहुत संगीति होती। पहली बहुत संगीति कब होती है? अजातशत्रु के समय। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु लड़का होता है, यानी उदयन होता है। उदयन के समय नहीं, अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति होती है। कब होती है? 383 की 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगीति होती है अजातशत्रु के समय। उसके सीधे 100 साल के बाद चले आओ, 100 साल के नीचे चले आओ, क्या होगा? फिर कालाशोक आता है। इसका शासन चल रहा था, समझा, उस समय। तो इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति होती है। कब होते हैं? 383 बीसी में। 383 बीसी में होती है, समझे। अब इन्होंने जो है जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। उसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। किसके समय में होती है? राजा कौन था? वो कालाशोक ही था, समझे। राजा कौन था? कालाशोक का ही था। और कहाँ पर होता? स्थान कहाँ? तो वैशाली हुई थी, वैशाली। जब यानी बौद्ध संगीति जब हो गई थी, दूसरी बौद्ध संगीति जब हो गई थी, कालाशोक ने ऐसा कहा कि ऐसा काम करो, चलो यहाँ से राजधानी उठाओ, अब इसको चलते हैं पाटलिपुत्र स्थानांतरित करते हैं। तो ये जो है कालाशोक जो है बौद्ध संगीति होने के बाद ये जो है अपना राजधानी कहाँ बना लेते हैं? पाटलिपुत्र में बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? तो पाटलिपुत्र। बाद में इन्होंने राजधानी बनाया। तो कालाशोक की मृत्यु कब होती है? यानी इन सब लोगों की मृत्यु नहीं होती, मैं उनका मार के गद्दी बैठे, तो ऐसी बात होती है, समझे। तो इनकी मृत्यु या इनका जो है हत्या कौन करता है? वो नंदीवर्धन। कौन होता है? नंदीवर्धन जो है इनकी हत्या करता है। किसकी हत्या? कालाशोक की हत्या। कालाशोक की हत्या कौन करता है? नंदीवर्धन करता है। इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। और जो है कहाँ पर बैठा? मगध की गद्दी पर बैठा, पाटलिपुत्र की गद्दी पर नहीं। किसकी गद्दी पर बैठा? मगध की गद्दी पर बैठा, यानी जो मगध की गद्दी पर बैठा। राजधानी कहाँ बनाया? फिर कहा कि राजधानी ऐसा है, इसको यहीं पर रहने दो।
तो इन्होंने राधा ही पाटलिपुत्र बनाया था, समझे। पाटलिपुत्र खैर फिलहाल जो कालाशोक ही बनाया था, तो कालाशोक ही बनाया था उस समय जो हुई थी, नया नया आया था, समझो। तो इन्होंने पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, और जो है इसके सेनापति के बारे में बात करता हूँ, जो नंदीवर्धन आता है। मेन पॉइंट यहीं पर नंदीवर्धन जो है इसका सेनापति के बारे में बात करता हूँ। तो इसके सेनापति दो थे, एक कौन था, एक धामासा था, एक महापद्मनंद था। धामासा जो है ये नया सेनापति था। इसके जो समझे इसका संबंध देखते हैं कहाँ से होता है। इसका संबंध पिपलीय वंश के होता है। पिपलीय वंश के मौर्य या मौर्य परिवार से संबंधित होता है। और जो महापद्मनंद आता है, महापद्मनंद ये दूसरा जो था सबसे अधिक शक्तिशाली यही था, महापद्मनंद ही था, समझो। इसका सेनापति सर्वाधिक शक्तिशाली यही था, समझो। ये जो है महापद्मनंद इसे क्यों कहा गया, महापद्मनंद इसे क्यों कहा है, क्योंकि उसके पास उतनी सेना थी, एक पदम सेना थी तथा उतना ही धन था, यानी पैसा था उसके पास, समझे। इसीलिए इसे महापद्मनंद कहा गया, समझे। ये जो है नंद वंश की स्थापना करता है, यानी जो अपने राजा की हत्या कर देता है। महापद्मनंद को जो है ये गद्दी पाने के लिए जो है ये अपने राजा की हत्या कर देता है, समझे। तो हत्या करके महापद्मनंद ने अपने राजा की हत्या करके जो नंद वंश की स्थापना की, किसकी स्थापना की, नंद वंश। यानी महापद्मनंद ने जो है नंदीवर्धन की हत्या की, उसीलिए नंदीवर्धन ने जो है नंदीवर्धन की जगह पर नंद वंश की स्थापना करता, समझे। इसके स्थापना नंद वंश की स्थापना करता। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंद वंश नंद वंश को क्या कहा गया, नंद वंश को शूद्र वंश कहा गया, समझो। नंद वंश को शूद्र कहा गया है, समझे। आप नंद वंश जो है महापद्मनंद ने टाइटल ली थी। इसके टाइटल के बारे में बात करता हूँ। महापद्मनंद मुख्य रूप से तीन ही टाइटल लिए थे। एक सर्वछत्रहंता था, एक राज था, और द्वितीय परशुराम की उपाधि इन्होंने ली थी, समझे। किसकी, एक राज था, सर्वछत्रहंता था, और द्वितीय परशुराम की उपाधि। ये तीन उपाधि की टाइटल जो है इन्होंने धारण की थी, समझे। और चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको जो नंद वंश है, नंद वंश को शूद्र वंश कहा गया है। इन्होंने जो टाइटल लिए, ये तीन टाइटल लिए थे जो हमने बताया था। अब देखिए इसके समय क्या होता है, जो नंद वंश होता है, महापद्मनंद के समय ही एक बहुत बड़े विद्वान आता है जिसका नाम था महेश पावनी। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम है, इनके पावनी के पुस्तक का नाम है, महेश पावनी की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन होता है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक को देखा जाए अष्टाध्यायी ही है, जो महापद्मनंद के शासन काल में ही लिखा गया, समझे। देखिए अब पहले संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी थी। अब देखिए महापद्मनंद का जो इनके 8 पुत्र थे। महापद्मनंद कितने पुत्र थे, महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, समझे। 8 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या है, धामासा। क्या नाम है, वो धनानंद है। धामासा तो उनका सेनापति था, समझे। अब देखिए ये जो है इनका सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या है, धनानंद। अब धनानंद या घनानंद कहा जाता है, समझे। देखिए ये जो धनानंद यह बहुत ही सर्वशक्तिशाली था। ये जो बहुत ही सबसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन शक्तिशाली इसको महापद्मनंद को भी कहा जाता है ना, तो उसको भी कहा जाता है। लेकिन ये सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वही था। लेकिन ये जो है बहुत शक्तिशाली था, उसमें बड़ा अंतर है। जो है इनके यानी धनानंद का जो प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री के वो थे मुद्राक्षस थे। उस समय जब प्रधानमंत्री को अमात्य सेन कहा जाता, क्या अमात्य सेन कहा जाता, प्रधानमंत्री को अमात्य सेन कहा जाता। उनके वो कौन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री के कौन थे उस समय, मुद्रा राक्षस थे, समझे। अब देखिए मेन बात होती है यही धनानंद के समय या घनानंद के समय जो है ये एक बहुत बड़े चीज का आक्रमण होता है, जो है किसका, सिकंदर का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण कब होता है, 322 BC क्या होता है, 322 BC में जो सिकंदर का आक्रमण होता है, समझे। ये लिखा हुआ 322 BC में जो सिकंदर का आक्रमण होता है और धनानंद की हत्या करता है। किसके, इनके धनानंद की हत्या करता, समझे। धनानंद की हत्या करता है और धनानंद
धनानंद की हत्या कौन करता है? सिकंदर नहीं करता है, सिकंदर का केवल आक्रमण ही होता है। उस समय जो है यानी धनानंद का शासन के समय जो सिकंदर का आक्रमण होता है। और देखिए अब इनकी मृत्यु के बारे में, धनानंद की मृत्यु कौन करता है? धनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश से संबंधित समझो, मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद की हत्या करके जो है क्या करता है, तो किसकी स्थापना करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश की स्थापना से पहले हम कुछ और देखेंगे। क्या देखेंगे? जब यानी सिकंदर का आक्रमण होगा विदेशी लोगों का, कि विदेशों से आया था ना, इसलिए विदेशी आक्रमण कहा जाता है इसे। पहला विदेशी आक्रमण कब होता है? कौन करता है? सिकंदर ही करता है। पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर ही करता है। कब करता है? 322 BC। किसके समय में? धनानंद के समय, समझे? किसके समय? धनानंद के समय, समझे? अब देखिए विदेशी आक्रमण के बारे में देखते हैं कुछ। चलिए देखते हैं विदेशी आक्रमण के स्रोत। इसके देखिए पहले हम इसको पहले वाला देखते हैं, बाद वाला, यानी मौर्य काल से पहले देखते हैं, मौर्य काल के बाद देखते हैं। देखिए मौर्य काल के बाद जो होता है यानी दारा फर्स्ट का आक्रमण होता है। किसका होता है? दारा फर्स्ट का। ये जो ईरान का था, दारा फर्स्ट जो है कहाँ का था? ईरान का था, समझे? कहाँ का था? ईरान का था। अब देखिए ईरान में एक कौन सा? हकमनी वंश। कौन सा वंश? हकमनी वंश। हकमनी वंश का जो है साइरस था। साइरस जो होता है ये 601 से और 550 BC तक जो है इसका शासन रहता है। 601 से 550 BC साइरस रहता है, वहीं से आया था ये दारा फर्स्ट। यूनान से कौन था? यूनान से सिकंदर। सिकंदर को 3 महाद्वीपों से जाना जाता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, समझे? अब देखिए सिकंदर को 3 महाद्वीपों से जाना जाता है। इसका जो सिकंदर का नौसेना कमांडर का था नियारकस था। इस सिकंदर के नौसेना का नाम क्या था? नियारकस था, समझे? नियारकस था। अगर हम इसके जो है इसके बाद देखते हैं, जो मौर्य काल से बाद में देखते हैं, देखिए इसमें 3-4 चीजें जो मेन होती है। ये विदेशी आक्रमण का जो आक्रमण होता है मौर्य काल के बाद होता है। ये वाला जो विदेशी आक्रमण होता है मौर्य काल के बाद होता है। इसको जो अगली वीडियो में यानी जब मौर्य काल हो जाएगा सिलेबस, मौर्य काल के बाद वाले में बताऊंगा इसको, समझे? देखिए कौन आता है? हिंद यूनानी आता है। हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। हाँ, इंडो ग्रीक आते हैं बाद में। उसके बाद शक आते हैं। शक को शक कहा जाता है या सीथियन कहा जाता है। जो शक संवत कैलेंडर होता है इन्हीं के समय चला था, समझे? इन्होंने ही चलाया था। शक या सीथियन कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है? पहलू आते हैं। हाँ, पहलू आते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर को कुषाण आता है। कुषाण डायनेस्टी पढ़ाएंगे अगली वीडियो, यानी जब इस समय आएगा, इनका समय आएगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कुषाण। अब कुषाण वंश के समय ही कुषाण वही 98 में आता है, 98, समझे? अब देखिए कुषाण के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति होती है। कुषाण के समय समझे है जब इनका शासन चलता है कुषाण का, कुषाण डायनेस्टी में, समझे? तो वही चौथी बौद्ध संगीति होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, समझे? कौन सा पहले कौन सा आया? शुंग वंश का कौन है? इन्होंने इसकी स्थापना शिशुनाग में जो है, शिशुनाग ने जो है इसकी स्थापना करी, यानी शुंग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग की स्थापना शिशुनाग ने की। उसके बाद कोई इनका लड़का आता है कौन? कालाशोक। कालाशोक के बाद क्या आता है? कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद कौन आता है? नंदीवर्धन आता है। नंदीवर्धन के महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। उसके बाद ये सब हुआ, समझे? तो उसके बाद जो है उनके महापद्मनंद की जो है हत्या कौन करता है? जो उनका पुत्र था, यानी कौन था? नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है? उसका जो पुत्र था यानी धनानंद, उसका जो बड़ा पुत्र यानी जो है ये राजा बनता है। उसके बाद जो है ये धनानंद के समय जो है उसका यानी मौर्यों का जो आक्रमण है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी हत्या करता है, यानी धनानंद के समय ही उसका सिकंदर का आक्रमण होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो विदेशी आक्रमण हुए थे, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद।